और कल ही आप लोगों को सूचना दे दी गई थी कि आज आप लोगों को किस लिए इकट्ठे होना है, लेकिन फिर भी जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हमारे बीच दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश प्रताप शेखर सर उपस्थित हुए हैं और सीनियर सर के फौजानी सर के प्रिय मित्र हैं और इनके कहने पे हम लोग काफी दिनों से इन्हें यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैसा सहयोग नहीं बन पा रहा था। सर के बारे में मैं पहले कुछ बता दूं, उसके बाद आज के विषय पे मैं आपकी जैसा कि आप लोगों को पता है, सर का नाम योगेश प्रताप शेखर और सर वहाँ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे है। हंस, पाखी, आजकल, आलोचना, तत्व, समाज, वनासन आदि जैसी बहुत सारी हिंदी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में सर के आलेख, शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही द वायर, सत्यहिंदी.com, न्यूज लॉन्ड्री, जांच की धूल आदि जैसे वेबसाइट पर भी समसामयिक मुद्दे जो होते हैं उन पे के लिए और विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित हुए हैं और वो काफी बहुचर्चित भी रहा। सर का जो व्यक्तित्व है वो इनके विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि हर जगह एक मित्रवत इनका व्यवहार रहता है अपने विद्यार्थियों के साथ भी। इनके कुछ विद्यार्थियों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो सर के बारे में ऐसा कहते हैं कि कहीं से भी सर ऐसा भाव नहीं आने देते कि हमारे और तुम्हारे बीच में शिक्षक और छात्र का भेदभाव। सर शायद ऐसा मानते हैं कि जब तक एक विद्यार्थी के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं किया जा सकता, हम उसके मनोभाव को नहीं जान सकते या उसको सही से उसके पठन पाठन में अपना सहयोग नहीं दे सकते। तो इस प्रकार जो सर व्यक्तित्व है, सर बहुत सही व्यक्तित्व के व्यक्ति है और साथ ही तो आप देख ही सकते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को देख के अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति अंदर कितना भरा होगा। और सर आपके विषय में भी मैं यही कहूँगी कि सादगी से परिपूर्ण होते हुए भी आपकी जो छवि है, आपका जो ज्ञान है, उसकी भी मतलब समझने की कितना पढ़ना पड़ेगा। मैं तो यही सोचती हूँ, अब जितना पढ़ते हैं सर से पता चला कि आप 9-10 बजे सो जाते हैं और 4 बजे सुबह उठना, मतलब हम लोग विद्यार्थी जीवन में सही हमसे नहीं हो पाता, बाकी का नहीं जानती पर मुझसे नहीं हो पाता। और वाकई में मैं सोचती हूँ कि इतने ऊंचे पद पे जाने के लिए या इतना जानने के लिए, समझने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सोच के मेरा तो दिमाग चकराने लगता है। और आज इसी समस्या के समाधान के लिए हम इकट्ठे हुए, जैसा क्या जानते हैं साहित्य की समझ, तो बहुत कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में हम नहीं जान पाते, हमने जब उसे चुन लिया है उसको कैसे पढ़े, कैसे जाने। इसके लिए सही समय पर सही गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है और हम सभी बच्चे की उम्मीद में इकट्ठा हुए हैं कि हमारी समस्या का समाधान होगा और हम आपको सुनेंगे। इसके बाद मैं अपने विभागाध्यक्ष सर के बारे में भी, सर के बारे में जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी किसी चीज के निमाना नहीं करते, खास करके वो बात विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हो। सर अचानक से हम लोगों ने प्लान बनाया और सर उसको हमने जमा है, अभी सर आए और 2 शब्द थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थिति देख के तो मन गदगद हो रहा। हम साहित्य पढ़ने आए, सबका स्वागत पहले कर दें कि हमारे यहाँ जो बता रहे हैं ऊपर से भले देखने में चाहे जैसे हो, लेकिन अंदर से सागर से भी ज्यादा कह रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिए। हमेशा अपने मन को टटोली, मैं क्या कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, आप साहित्य पढ़ने आए, ये पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं, पीजी सेमेस्टर नहीं, आप साहित्य पढ़ने आए। साहित्य की गहराइयों को पंक्ति है ना, जिन डूबना तीन पाइयां गहरे पानी बैठ, जो गोरा डूबने किनारे पे, आपको डूबना होगा। कहां तक, इसकी कोई सीमा नहीं।
तभी आप साहित्य की समझ प्राप्त कर सकते हैं। छात्र है, उसको धारण करना होगा उस छत्र को। आज बदलते परिवेश में साहित्य का हर प्रति से बदल रहा है, हर भेदभाव, हर रंग उभर कर आ रहा है हमारे सामने। कौन सी व्यवस्था हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकती है? पुरानी परंपराओं के बीच और नई सोच या भौतिक संस्कृति के बीच का जो ये खाई है, इसमें हम केवल संघर्ष दिखाई पड़ता है हमें। वो संघर्ष विभिन्न कोटियों के, उसकी कोई सीमा नहीं है कि कौन सा प्रश्न आपके सामने एक विकराल रूप लेकर खड़ा हो जाएगा और जिसकी सीमा ही नहीं होगी। वो प्रश्न आपके लिए अनसुलझा होगा। उन अनसुलझे प्रश्न को सुलझाने के लिए ऐसे व्यक्तित्व का होना जरूरी है जो परिवेश के यथार्थ को समझता हो, और वो भी आपको उन प्रश्नों के हल से साक्षात्कार करना। चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, ये सारे के सारे समाज पर आधारित होते हैं। कहीं न कहीं यथार्थ से उनका सीधा सरोकार होता है, भले वो हमें दिखाई नहीं पड़े। हमें लगता है कि ये कल्पना से रची गई रचनाएं होगी, लेकिन ये कल्पना तभी आएगी जब उसे यथार्थ की भूमि से संपर्क होगा। बिना जमीन पे पौधा नहीं बनता है, कहीं न कहीं उसको जमीन चाहिए ही, चाहे धूल के रूप में हो या मिट्टी के रूप में। पीपल के पेड़ तो कहीं भी उपज जाते हैं, हरे भरे रहते हैं। ठीक उसी तरह साहित्य हमारा है कि समाज की किसी भी समस्या को, किसी भी स्वरूप को केवल पकड़ ले तो वो वहीं से हरा होना शुरू हो जाता है, जो हमारे समाज के लिए एक अच्छा स्वरूप है। मैं चाहूंगा, हम तो आप रोजमर्रा करते हैं, समस्याओं पर करते हैं, पाठ्यक्रम पर करते हैं, कुछ अपना चरित्र होता है। जिसको टिंकल ने बताया कि हम तो अपने जीवन में कभी ना नहीं सीखा है, हमारे बाप ने ना कहना नहीं सीखा है। काम आपका होगा, संघर्ष अगर मुझे करना होगा तो मैं करने को तैयार करता हूँ। ये देखिए आपकी समस्या है तो आप लड़ो, इससे कोई मतलब नहीं, मैं लड़ने को तैयार। लेकिन सोचना आपको, अगर समस्या मेरे पास है तो हल कहां से मिलेगा? ये हल खोजने की दृष्टि आपको चाहिए। मैं तो उनका दायित्व मिला है, उसके निर्माण में भी दायित्व नहीं था उस समय भी और आने वाले कल में भी। हो सकता है कि आने वाले कल में आपका कोई स्वरूप और बढ़िया हो जाएगा, तो पीछे मुड़ के देखिएगा तो हमें जरूर पाइएगा कि मैं आपके लिए खड़ा, आज भी वही खड़ा हूं। अब मैं चाहूंगा योगेश जी से कि भाई वो सब केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नाम ही काफी है, और उसको अच्छे देने की जरूरत नहीं। हम लोग तो भाई क्या करें, उसके लिए शब्द भी हमारे पास नहीं मिल रहा है। हम लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि छात्रों की परिस्थिति को देख कर परेशानी मेरे भी कराती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं मुमकिन, जब मुझे क्षमता है सब कुछ करने का, फिर भी विवश हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं और मुझे लगता है कि मैं, मेरी आत्मा कहती है, अब ईश्वर जाने, अगर है परमात्मा को जानते होंगे कि मैं अगर चला गया तो बिना विलंब की सारी समस्याओं को निदान करने की पूरी चेष्टा करूंगा, चाहे मेरी जान
रहा है कि मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, पता नहीं क्यों स्वप्न देखता हूँ कि छात्र हमारे सामने परेशान हो रहे हैं, जवाब देते देते जब मन फूल जाता है चिल्लाता हूं मैं। एक दिन का स्वप्न बता रहा, मैं चिल्ला रहा हूं किसी साथ में, क्योंकि हकीकत की कुछ दिन फिर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पूरा पसीना तरबतर हो गया। मैं क्या करूं? सुकून से बैठ गया, सारी चिंताओं से मुक्त होकर बैठ गया, लेकिन मन मानता था स्वभाव तो स्वभाव है। कहा हुआ है कि नेचर और सिग्नेचर बड़ी मुश्किल से बदलता है, यह बदलता ही नहीं। पंक्ति तो यही है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता ही नहीं है। वही हाल मेरा, न मैं डूब रहा हूं, न तैर रहा हूं, न किनारे लग रहा हूं। अब जो भी चाहूंगा कि अब आए, जो भी हमारे साथ हैं, कम से कम इतना तो विश्वास है कि जितने भी उपस्थित हैं उनके भीतर साहित्य को समझने के लिए थोड़ा सा तो है। बादमाकी तो क्या है तो भी समझते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप सबके बिहार का, आपके अध्यक्ष का, आपके शिक्षकों का और आप सबका भी कि आप लोग शायद उम्मीद बांध कर आए हुए कि कुछ मिल जाएगा सीखने को, समझने को। हालांकि ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है और ना ही कोई ऐसा वादा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम आपके सामने बात रखूं और आपकी ओर से अगर सवाल आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आमतौर पर होता यही है कि हम मास्टर लोग हमेशा शिक्षा को वन वे ट्रैफिक बना देते हैं। शिक्षक आता है, आती है क्लास में, बोलते हैं या बोलती हैं और वो अपना बस्ता उठा करके चले जाते हैं। और अभी जो कहा जा रहा था कि मित्रता और ये वो सब तो खैर हम भी अगर आप किसी को बुलाएंगे तो ऐसी बातें करेंगे, इससे सुनने वाले को भी अच्छा लगता है और जो बोल रहा है उसको भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग उस शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं, तो हमारा सबसे पहला दायित्व यही है कि बातचीत होती है। उस शिक्षा का मतलब यही है कि हम विद्यार्थी और शिक्षक मिल करके कोई ज्ञान तलाश करने वाले हैं। जैसे मान लिया कि आज कबीरदास की कक्षा है, प्रोफेसर या मैम या सिंधर जी या और कोई आपको पढ़ाने वाले हैं, इसका मतलब यह है कि वो भी तैयारी करके आएंगे, आप भी तैयारी करके आएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। हो सकता है कि 5 बात उनके पास हो, आपके पास एक ही बात है या आधी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 5 बात जो उनके पास है उससे आपकी आधी बात का मतलब या उसका महत्व समाप्त हो जाए। तो ये एक परिकल्पना है और परिकल्पना है तो कहीं ना कहीं अस्तित्व होगी भी, ऐसा माना जा सकता है। तो इसीलिए हमने आपको कहा कि मैं थोड़ी ही देर आपका समय लूंगा और बाकी फिर आप सवाल पूछेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी होगा, मेरे लिए भी और शायद हम सबके लिए। बहरहाल ये जो विषय हमने रखा है साहित्य की समझ, इसके बारे में कुछ मोटा मोटी बातें आपके सामने रखा हूँ। हो सकता है आपको बिखरी सी लगे, क्योंकि आमतौर पर समझते हैं कि बिखरा हुआ अच्छा नहीं होता, लेकिन कई बार बिखरा हुआ अच्छा भी होता है, क्योंकि उसमें से चुनने की सुविधा होती है। अगर आपके सामने 2 किलो गेहूं बिखरा दिया जाए तो आप अच्छा लाना चाहें तो चुन सकते हैं, अगर आप चाहें तो सबसे पहली बात तो यही है कि साहित्य या दूसरे जो ज्ञान के अनुसार जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, ये सब क्या करते हैं, आखिर करते हैं। तो अगर आप ठहर करके सोचेंगे तो पाएंगे कि सारे जो विषय हैं हमारे वो दरअसल इंसानी जिंदगी, दुनिया, प्रकृति, इन सब का अध्ययन करें अपने अपने तरीके से। और आपको यह भी मालूम है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही जटिल है, कई तरह की चीजें होती हैं यहाँ, तो सारे अनुशासन एक ही साथ समग्रता मनुष्य का अध्ययन नहीं करते।
तो कुछ कुछ निकाल कर डालते हैं, जैसा हम मनुष्य का यह पहलू हो। जैसे उदाहरण से बात आपको ज्यादा स्पष्ट होगी। मान लिया कि आप मेडिकल साइंस की बात कीजिए, डॉक्टर ही तो पढ़ता है, ये हम लोग वाला डॉक्टर नहीं है, पीएचडी वाला नहीं कह रहा, जो सामान्य जिससे बीमारियों का इलाज करते हैं, उनके लिए इंसान क्या है? उनके लिए इंसान केवल और केवल कोशिकाओं का समूह है। अब मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जाके आप कहिए शायराना अंदाज में, जो आप लोग उम्र भी हो सकती है कि डॉक्टर साहब मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो कहीं इसी की कवरेज करेगा, वो नहीं समझेंगे कि साहब ये कविता या कहानी या कुछ और जिनके भीतर हुआ है उससे वो कह रहे हैं। तो सीधा मतलब है कि मेडिकल साइंस के इंसान माने कोशिकाओं का समूह। वहां आप ये नहीं कह सकते कि दिल माने बहुत ऐसी चीज है जहाँ सपना है, जहाँ चाहत है और पता नहीं क्या है, ये आप नहीं कह सकते। ऐसे ही समाजशास्त्र के लिए कहें, अगर आप समाजशास्त्र पढ़ते होंगे तो पहला ही बात उसमें कहते हैं कि समाज शास्त्र मानता है कि मनुष्य संबंधों का जाल, हर मनुष्य अनेक तरह के संबंधों में संबंध। इतिहास हमारे ये दोस्त इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं, बल्कि इतिहास ज्यादा जानते हैं, हिंदी ज्यादा जानते हैं, हमेशा उसको भ्रम होता है। पता नहीं आप लोगों को कोई भ्रम हुआ है, आप लोग का इतिहास क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे यह है कि इतिहास ज्यादा। तो इतिहास क्या करता है? इतिहास में कहना है कि इंसान एक तथ्य है। तो ऐसे ही साहित्य क्या करता है? साहित्य के लिए इंसान क्या है? तो साहित्य के लिए इंसान संवेदना या भावनाओं का पुंज है। पहला जो हमारा बिंदु है वो यही है, साहित्य इंसान को संवेदना या भावनाओं का पुंज समझता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जितनी भी तरह की हम रचनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, नाटक होता है और दूसरी चीजें, उसमें भावनाओं के बहुत जरूरत है। और भावनाओं के साथ बात यह है कि भावनाएं आसमान से पैदा नहीं होती। हम जो समझते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि यूं ही हो जाता है। भावनाएं हमेशा ठोस सामाजिक परिस्थिति में या ठोस मनोवैज्ञानिक घटनाओं में पैदा होती है। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, आपके मन में ऐसा मानने को बुरा नहीं है, आपके मन में अच्छा ख्याल आ रहा होगा मेरे बारे में, आप शायद सोच रहे हो बहुत ज्यादा नहीं पकड़ेंगे, कब लेने चाहेंगे, फिर अचानक क्यों मैं गुस्से में आ जाऊं, बिल्कुल पटकने लगूं, तो आपकी भावना वही नहीं रहेगी, तुरंत बदल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि हमारी भावना ऐसी है, हमको ऐसा लग रहा है, वो दरअसल किसी न किसी ठोस कारण से सामने है। तो ये दो बुनियादी बात है कि हम साहित्य इंसान की संवेदना या भावनाओं के बारे में बात करता है, और दूसरा ये कि भावनाएं भले लगे आपको, लेकिन वो यूं ही नहीं आ जाती। एक बात तो है। इसके साथ साथ ये भी है कि साहित्य अन्य कला माध्यम की तरह एक कला भी है। कला मतलब वो चित्रकारी और नक्काशी का नहीं कह रहा, चित्रकला जैसे कला है, मूर्ति कला जैसे मूर्ति की कला है, नृत्य कला जैसे कला है। तो साहित्य भी एक कला के अर्थ में ही लेते हैं, जिसका माध्यम भाषा है। बाकी कलाओं का माध्यम अलग अलग है, जैसे चित्रकला का माध्यम रहेगा, या मूर्ति कला का माध्यम मिट्टी हो सकती है, लकड़ी हो सकती है, या और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। नृत्य का माध्यम शरीर है, संगीत कला का माध्यम स्वर है, उसी तरह से साहित्य का माध्यम भाषा है। और भाषा के बारे में कुछ बुनियादी बातें आप सब लोग जानते होंगे, मैं तो इसे केवल ध्यान दिला रहा हूँ। आप ये तय मानिए कि कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो आप नहीं जानते हैं, ज्यादातर बातें आप जानते हैं, बस मैं उसी को थोड़ा, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सजा हो जाकर के प्रस्तुत कर देना, ताकि आपको मिले जो आया वो प्रभु नहीं है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसी में सकता है तो किताब का भी नाम ले लूँ, ताकि आपको लगे कि सच में पढ़ लिखा व्यक्ति है। तो भाषा मनुष्य का आविष्कार है, ऐसा हम मान सकते हैं। वैसे हमें नहीं मालूम कि दूसरे जानवर भाषा का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, कुत्तों की कोई भाषा है कि नहीं है, हमको भले लगता है कि फॉलो कर रहे, हो सकता है उनकी भाषा भी हो, हमको पता नहीं।
फिर भाषा के बारे में यह है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, उसके सबका हक है और यह एक अलिखित समझौता भी है। और दूसरी बात यह है कि इसका कोई इसमें कहीं कोई संधि नहीं हुई है, संधि मतलब कोई पैक्ट नहीं हुआ है कि यही होगा, लेकिन सब लोग मानते हैं जो शब्द जिस अर्थ में इस्तेमाल होता है उसको सब लोग मानते हैं। जैसे अगर मैं बीच में कहूँ नहीं मैं इसको कलम नहीं, इसको मैं मखाना समझूंगा या इसको मैं आलू समझूंगा, तो बात ही नहीं होगी। कलम का मतलब कलम है, एक सब हिंदी बोलने वाले जानते हैं, मानते हैं, इसलिए और इसका कोई कारण नहीं है। इस कलम को कलम क्यों कहते हैं इसका कोई कारण नहीं है। हमारे बाप दादा अगर इसको कुछ और कह रहे होते, मान लीजिए उदाहरण से सत्वा कह रहे होते, इस बारे में सत्वा ही कह रहे होते। तो भाषा के साथ सबसे पहली बात है कि यह एक अलिखित समझौता है, इसको सब लोग मानते हैं, भाषा बोलने वाले लोग जितने हैं, और जो नहीं जानते हैं वो फिर इनके सामने कोई तो पता नहीं है उसका। तो एक बात तो ये है, लेकिन भाषा का एक जो काम हम समझते हैं बुनियादी काम, और दिक्कत यह है हमारे समाज की कि उसी को हमने भाषा का सबसे आखिरी काम मान लिया। सबसे पहला काम हम क्या मानते हैं? विचारों का आदान प्रदान। हमको कुछ करना है, आपको कुछ सुनना है, आपको कुछ करना है, मुझे कुछ सुनना है, बस यही एक बुनियादी चीज मानते हैं। लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं। साहित्य में भाषा अलग अलग स्तरों पर काम करती है, सामान्य योग भी करती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ। जो कहा जा रहा है वही सिर्फ बात नहीं आती सामने। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप घर में शीशे का ग्लास लिए उसको उछाल रहे हैं और आपकी माता ने कहा हाँ उसको पटक के फोड़ दो। इसका क्या मतलब है? कहा जा रहा है पटक के फोड़ दो, और तो कहा जाएगा कि आप ही फोड़ दिया जाए। उसका बिना मतलब बताओ उसको क्यों नहीं करता, जबकि कहा जा रहा है कि हाँ पटक के फोड़ दो। ये बात तो कह रहे हैं कि पटक के फोड़ दो, लेकिन मतलब निकल रहा है इसको बचाओ। तो सीधा मतलब है कि जो कहा जा रहा है वही भाषा का स्तर नहीं है, कुछ और भी है। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द, साहित्य में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याकरण वाले लोग हैं बचपन से पढ़ा रहे हैं इसका पर्याय है, इसका पर्याय वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी सावन का महीना आने वाला है, कुछ लोग के लिए पवन करे शोर हो सकता है, कुछ लोग जो है बाबा धाम भी जा सकते हैं। अब बाबा धाम लोग जाते हैं वो क्या कहते हैं? जल चढ़ाने जाते हैं, कोई नहीं कहता पानी चढ़ाने जा रहे हैं। आप कहिए कि जा रहे बाबा धाम पानी चढ़ाने, तो क्या मतलब निकलेगा? पानी चढ़ाना तो ग्लूकोज चढ़ाने के लिए होता है। पानी तो अगर पानी चढ़ाया कभी, तो अगर आप जाएंगे शिव जी की नगरी में तथा कभी पानी चढ़ाने तो ग्लूकोज लेके जाना पड़ेगा आपको। कोई नहीं कहता कि गंगा पानी, सब लोग गंगा जल गए, क्योंकि गंगा के जल एक पवित्र शब्द की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और पानी की तुलना में जल पवित्र हम मानते हैं, इसलिए और गंगा का पानी हम पवित्र मानते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं गंगा जल। कोई नहीं कहता गंगा पानी, ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि साहित्य में भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और भाषा के कई स्तर हैं, एक स्तर नहीं है। वो जो सरस्वती लोग पढ़ाते हैं उदा लक्षणा देना वो भी है, लेकिन उसके अलावा भी कई तरह के स्तर हैं। तो क्या अगर एक पर्यायवाची हटा के दूसरा लाए तो मतलब नहीं बन जाए। जैसे उदाहरण महादेव वर्मा, अभी आप देख रहा था कि याद आ गया बता रहा, उनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुखी बदली, तो क्या बोले सुनो। अब यहाँ पे आप कर दीजिए कि इसकी तरफ पानी, देखिए क्या निकलता है, मैं पानी भरी दुखी बदली। पूरा जो इसका उदात्त जो स्वरूप बना था, मैं नीर भरी दुखी बदली, सब चौपट हो गया, ठीक है ना? तो ये जो एक भाषा को लेकर के है, और भाषा जैसे मैंने कहा कि सामाजिक संपत्ति है, जैसा समाज होगा भाषा वैसी ही होगी। अगर सामाजिक संरचना में विभेद है, इससे पुरुष का विभेद हो, जातिगत विभेद हो, धार्मिक विभेद हो, तो भाषा वैसी ही बन जाए। जैसे एक उदाहरण और देता हूँ, संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, इसका मतलब ये है व्याकरण यानी व्याकरण के उदार रूप से वो शब्द को कम खर्च करने में बहुत बड़े, और उनका कहना था कि यदि आप एक मात्रा भी बचा लेते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति का पुण्य मिलेगा।
वजह पर श्लोक है परिभाषा हिंदू शेखर नाम की एक किताब है, उसमें ये उन्होंने लिखा है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस समाज में कहा जा रहा है, कहा तो व्याकरण के बारे में जाता है कि आप एक मात्रा भी बचा लेते हैं तो आपको प्रगति की प्राप्ति का सुख मिलता है या पुण्य मिलता है। लेकिन स्पष्ट है कि यह उस समाज की बात है जहाँ पे पुरुषों को या पुरुषों को दान प्रदान कर ली, ठीक है ना। तो ये इससे स्पष्ट है, भले आप व्याकरण पढ़ रहे हो लेकिन यह सामाजिक संरचना धीरे धीरे चली जाती है। तो मेरा ये जो कहना है इन सारी बातों से कि साहित्य में जो आपके सामने है, जो पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ वही नहीं। ऐसा ना समझें आप कि जो दिखाई दे रहा है आपको पाठ के रूप में, चाहे कविता हो चाहे कहानी हो, वही उसका मतलब है। उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वही, जैसे उदाहरण से आपको और करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सैजानंद हीरानंद वात्स्यायन के नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफी बड़े लेखक हैं हिंदी के, और इसके बारे में किस्सा ये है कि यहाँ से आपके गुरु जी या शिक्षक की किताब छपी है जयपुर से, तो जयपुर में थे, तो जयपुर में उन्होंने एक जगह फोन किया होटल कि मुझे कमरा चाहिए, कमरा मिलेगा? होटल वाले ने कहा कि हाँ मिलेगा, नाम बताइए। तो कहा सच्चानंद हीरानंद वात्स्यायन करके, उन्होंने जवाब आया देखिए कमरा एक आदमी के लिए 4 आदमी के लिए। तो आगे ये कविता है सांप, हो सकता है आप स्कूल में पढ़ी भी हो। सांप कविता जो है, याद से बता रहा हूँ, जरूर हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी कविता इस तरह से है। सांप शब्द को तुम हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कहाँ सीखा डसना, तब कहाँ इतना लिखा। अब आप अगर इस कविता को ये समझें कि एक कवि सांप से संवाद कर रहा है, तब तो कविता का सत्यानाश ही हो जाएगा। कवि का कभी उद्देश्य नहीं है कि वो सांप से पूछे कि भाई तुमको जहर कहाँ से मिला और तुम जहर नहीं आए, सब नहीं बने इत्यादि। वो कहना ये चाहता है कि दरअसल जो नागरिक सभ्यता है, जो नगरों में निवास करने वाली सभ्यता है, आधुनिक चेतना तथा कभी तो कही जाती है, उसके अंदर इतना जहर भर गया है कि लगता है कि सांप को कहां से आया। ये उल्टे अर्थ में या एक उल्टा प्रतीक बना करके वो प्रस्तुत कर रहे हैं। सांप से संवाद करना कवि का लक्ष्य नहीं। तो अगर आप ये समझें कि कविता सांप के बारे में है और आप सिर्फ ये कहें नहीं ये तो एक कवि या एक व्यक्ति सांप से संवाद कर रहा है कविता लिख रही है, तो बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये एक समझने की चीज है कि साहित्य में जो कहा जा रहा है वही सिर्फ मतलब नहीं है, और उसके लिए फिर आपको दूसरी तीसरी चीजें भी देखनी पड़ती है। उर्दू के शायर है फैज अहमद फैज, हो सकता है आपने नाम सुना हो। यूं तो मोहब्बत के बारे में लिखा उन्होंने, लेकिन उसको आप साहित्य के बारे में पढ़ सकते हैं। शेर उनका है कि दिल से तो हर मामला करके चले तो साफ हम, दिल से तो हर मामला करके चले तो साफ हम, कहने में उनके सामने बात बदल बदल। तो जरूरी नहीं है कि लेखक जो सोच रहा है एकदम हूबहू उसको लिख ही डाले और आप उसको एकदम उसी रूप में, क्योंकि पहले भी हम मानते थे कि लेखक के पास अर्थ का भंडार है, लेखक ऑथोरिटी है, लेकिन पता चला कि नहीं, लेखक उतनी ही देर तक ऑथोरिटी है जितनी देर तक लिख रहा है, उसके बाद सामान्य है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि श्रीधर जी या दूसरा कोई कवि अपनी कविता के बारे में जो कहे वही सच को अंकित है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे कवियों ने अपनी कविता के बारे में जो बात कही है उससे अलग अलग लोगों ने व्याख्या की और काफी महत्वपूर्ण व्याख्या मानी गई। तो इसलिए मेरा पहला जो या दूसरा जो भी मानिए बिंदु है वो ये है कि आप पाठ पर जरूर ध्यान दें, लेकिन पाठ से अलग भी ध्यान दें कि वो संदर्भ कहाँ से आया है, वो पाठ बना कैसे है। एक पाठ या एक रचना बनने में बहुत सारी चीजें आती, केवल एक ही चीज नहीं आती। इसीलिए साहित्य का समय के साथ बड़ा गहरा रिश्ता है, और ये समय 4 तरह का होता है। कैसे?
पहला तो ये है रचनाकार का समय। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद को 1889 या 90 में उनका जन्म होता है, 1937 को जन्म। तो जितनी उछाल को उनको करनी थी, जितना आंसू बहाना था, जितनी तलवारबाजी करनी थी संगीत नाटक में, इसी बीच में क्या है। तो पहला समय तो है रचनाकार का। दूसरा समय है रचना का समय। मान लीजिए कि संगीत नाटक 1931 में था, तो ये रचना का समय 1931, लेकिन आप पढ़ रहे हैं 2022 में। तो पहला समय हुआ रचनाकार का समय, दूसरा समय हुआ रचना का समय, तीसरा समय हुआ पाठक का समय, आप 2022 में पढ़ रहे हैं। और एक चौथा समय भी है जो रचना में है। चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा समय है? मौर्य काल का समय। तो और ये चारों समय एक साथ चल रहे हैं। साहित्य की खूबसूरती है कि ये समय में विभाजन नहीं करता, और ऐसा नहीं कि समय के अंतर को मिला देता है, यह भी नहीं। ऐसा नहीं है कि चारों समय को मिला करके जयशंकर प्रसाद ने एक कर दिया और एक समय बना दिया, ऐसा नहीं। लेकिन ये चारों समय अलग अलग ही हैं और एक साथ रचना में या उस पूरी प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो ये चार समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप 2022 में पढ़ रहे हैं तो आप उस तरह से चंद्रगुप्त को नहीं पढ़ सकते जैसे कि 1971 में पढ़ा गया या 1990 में पढ़ा गया। आपका अनुभव, आपकी जो अपनी समसामयिक दृष्टि है, वह भी उसमें आएगी। आप जैसे उसको पढ़ते हैं उसकी व्याख्या में आएगी, उसकी समझ में आएगी। तो एक बात तो ये कि आप हमेशा इस चार समय का ध्यान रखें। रचनाकार का समय, रचना का समय, पाठक का समय और रचना में, ये बहुत आवश्यक है। और इसी से आप पूरी रचना के या पूरे युग के या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके आप पूरे परिवेश को या उसके संदर्भ से पकड़ पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं। जैसे साहित्य के साथ एक बात ये है, मैं शुरू में आपसे कही भाषा। तो भाषा के कई स्तर, जैसे आप कविता को देखिए तो कोई नियम नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कविता में आसान भाषा काम करेगी, कठिन भाषा काम करेगी, कठिन भाषा वाली कविता बहुत अच्छी होगी और आसान भाषा वाली कविता बहुत घटिया होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आसान भाषा में भी जिसको रोजमर्रा की भाषा कहते हैं, एक से कविता लिखी नहीं है। आप अलग ही कविता देख लीजिए कि मिलता और एक तरफ उन्हीं कविता आराम से करती थी, भाषा का बहुत अंतर है। कई बार ऐसा भी होता है कि कवि या रचनाकार रोजमर्रा के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसमें जो अर्थ है, जो बात वो कहना चाहता है, वो रोजमर्रा का नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मिर्जा गालिब, उर्दू के मशहूर शायर, उनका शेर है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने में, न मैं होता तो क्या होता। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हम रोजमर्रा में न बोलते हैं। खुदा से लेकर के डुबोया होना तो रोज बोलते हैं, लेकिन इसमें रोजमर्रा का अर्थ नहीं है। इसमें मिर्जा गालिब कह रहे हैं कि जो मेरा अहंकार है या जो दुनिया में मेरा अस्तित्व है, उसका क्या मतलब, अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं, रोजमर्रा का सवाल नहीं है। तो ये एक मतलब कहिए कि साहित्य में भाषा को लेकर के या शब्दों को लेकर के, जैसे रघुवीर साहित्य की बहुत प्रसिद्ध कवि है, आप लोगों का नाम सुना हो, बहुत सामान्य भाषा उनकी कविता है, स्त्रियों के ऊपर लिखी हुई, पढ़िए सीता बनिए सीता, फिर उन सब में लगा फलता, किसी मूर्ख की रूप पर निकाल बात बताइए, होए कटी हुई, आंखें गीली, तबीयत गीली, लकड़ी सीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, हर बात बताइए। इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं जो रोज नहीं बोलते, लेकिन यह रोजमर्रा का नहीं है। पढ़िए सीता जब वो कहते हैं, पढ़िए गीता जब कहते हैं और पढ़िए सीता जब कहते हैं, तो एक जो औरतों को या लड़कियों को एक ढांचे में बनाने की कोशिश की जाती है, प्रेमी के तौर पर, धार्मिकता के तौर पर, उस पर वो सवाल खड़ा करते हैं। सीता का मतलब वहां पे वो राम कथा वाली सीता नहीं है।
या गीता जब कह रहे हैं तो सच में नहीं कह रहे हैं कि आप रोज थोड़े उठिए और गीता का पढ़ें, ऐसा कोई बुरी बात नहीं, कर भी सकते हैं, आपकी इच्छा हो, आपको मन लगता हो। लेकिन वहां रघुवीर राय जो कह रहे हैं कि दरअसल पढ़िए सीता बनिए गीता में वो एक जो स्त्रियों को खास ढांचे में कैद कर दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए भाषा कई तरह की हो सकती है, कई तरह से उसको लिखा जा सकता है, कई जगह चित्र आपको दिखाई पड़ सकते हैं, चित्र बनता नजर आ सकता है, कहीं आपको बिंब बनता नजर आ सकता है, कहीं ध्वनि का संयोजन कर सकते हैं। एक तो ये है। इसके साथ साथ एक और बात है, साहित्य और समाज के रिश्ते। आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि बचपन से आप सबको डराया गया साहित्य समाज का दर्पण है, आप इसको लिखते होंगे, हमारे समाज का अच्छा मान को नंबर भी देते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा ठहर के सोचना है। साहित्य समाज का दर्पण अगर है तो कैसे है? क्योंकि साहित्य और समाज के बीच में एक रचनाकार नामक व्यक्ति या रचनाकार नामक प्राणी है, और उसके मन के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए पुराने विचार करने वाले लोग लेखक के उद्देश्य पे बहुत जोर देते हैं कि लेखक लिखना क्या चाहता है, लेखक लिखना क्या चाहता है। ये बहुत, जैसे उदाहरण के लिए प्रेमचंद को लीजिए, उन गोदाम उपन्यास को लीजिए, वे गोदाम में किसान के बारे में लिखना चाहता है। उनका प्राथमिक और अंतिम उद्देश्य ही है कि हमें किसान के बारे में बात करें। इसीलिए देखिए गोदाम का पहला वाक्य जो है वो इस रूप में है, याद कीजिए अगर आपने गोदाम पढ़ा हो तो क्या लिखते हैं, घोड़ी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊपर भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे। ये जैसे ही आप गोदाम खोलेंगे तो आपको दिखेगा। अब आप इस पे देखिए, मैंने कहा कि लेखक का उद्देश्य, क्योंकि लेखक 50 तरह की बातें, हजार बातें, उसमें से कुछ चुनता है, और जैसी उसकी दृष्टि होती है, जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा उसका समय होता है, जैसी उसकी संवेदना होती है, उसके अनुसार वो प्रस्तुत करते हैं। तो प्रेमचंद को किसान के बारे में लिखा, ये पहले से तय किए हुए हैं। तो पहला ही बात लिख रहे हैं, घोड़ी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी दे दिया। अब तो खैर बैल से कोई अजूबता ही नहीं है, अब तो ट्रैक्टर आ गया सब जगह। लेकिन अगर आप गाँव देहात में जाएं और पता करें लोगों से, पुराने जमाने के लोग इस बात को ज्यादा अच्छा समझते होंगे कि जिनके पास एक बैलों को कितनी परेशानी होती थी हल जोतने, उधार पैसा करके उससे लेकर के हल जोतने का काम करते। तो दोनों बैल बहुत महत्वपूर्ण है, चाहते बड़ी सकते थे, थोड़े नाम में बैलों को सानी पानी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों ने लिखा है, इसका मतलब है कि वो किसान के बारे में बात कर रहे, जो उसका परिवार है। अगला शब्द है अपनी स्त्री धनिया से कहा, खेती का काम करना है, गोबर को में भेज देना। और जिस दौर में बात कही जा रही है उसमें जमींदारी व्यवस्था भी कायम है, तो मालिक क्या नहीं जाना है, उन पाँव को भी सहलाना है जिसके नीचे गर्दन लगी हुई है। तो कहते हैं कि जरा मेरी लाठी दे, मैं जाने सब लोग। तो ये पूरा जैसे ही आप देखते हैं, गोदाम खुलता है आपके सामने, तो ये पूरी बात नजर आती है। चाहते तो बड़ी आसानी से प्रेमचंद अगले परिच्छेद से शुरू कर सकते थे, जैसे लिखते हैं कि राय साहब तेनाली में रहते हैं और कोई बिलाली में रहता है, यहाँ से शुरू कर सकते थे। चाहते तो वो जो पहले ही परिच्छेद में घोड़ा गाय लेकर चला आ रहा है वहां से शुरू कर सकते थे कि सामने से घोड़ा आता हुआ दिखा गाय में लेकर, यहाँ से शुरू कर सकते। तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि उनका उद्देश्य ही दूसरा है। तो इसलिए लेखक चाहता क्या, और इसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेखक क्या चाहता है, इसके लिए कोई आपको अलग से जाकर के पूछने, तलाश करने, शुरू करने की आवश्यकता नहीं है। वो रचना अपने आप बता देगी कि लेखक क्या चाहता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठहर के पढ़ेंगे, विचार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा लेखक ये चाहता है। हो सकता है उसके कहा से आपकी समझ ना हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसे जितने महान लेखक हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कमजोर रचनाएं लिखी है। जैसे उनकी एक कहानी है नाग पूजा, मानसरोवर की श्रीखंड संकलित है। तो नाग पूजा यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो
सही है, जैसे हिंदी जो दिखाया है, एक सांप ने व्यक्ति को काट लिया, ओझा आया, उसने मंत्र पढ़ा, फिर वही सांप आया, फिर काटा और फिर वही। अब बताइए प्रेमचंद जैसा वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति भी ऐसी कहानी लिख सकता है? तो ये बात हो रहा है। इसलिए लेखक का उद्देश्य पता करने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। आप रचना को ठीक से पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि लेखक आखिर चाहता क्या, किस चीज को सामने लाना है। जैसे आपको दूसरा उदाहरण दें, प्रेमचंद काफी रस लेकर के लिखने वाले कथाकार हैं। उनको अगर वर्णन करना होगा कि यहाँ से व्यक्ति यहाँ आया, जिसमें की पता कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे रेणु जी, उनको वर्णन से ज्यादा मन लगता है कि सामने खड़ा कर दें, व्यक्ति सुने या महसूस नहीं करे, देख के दृश्य पर बहुत ज्यादा जोर है उनका। मैदान में पहला वक्त देखी, गांव में अनवर बिजली की तरफ फैले, बिजली की तरफ फैले। मिलिट्री ने बहिरा चतुर को गिरफ्त कर लिया और रविलाल के कुएं से बाल्टी खोल कर हो सकता रविलाल रंजित को एक हो। तो अब जैसे ही आपने पढ़ते हैं कि गांव में अनवर बिजली की तरफ फैल गई, इसमें तो लेखक बोल रहा है। लेकिन जैसे ही अगला वाक्य आता है कि मिलिट्री ने बहिरा चतुर को गिरफ्त कर लिया है, गिरफ्तार नहीं, गिरफ्त कर लिया है और रविलाल के कुएं से बाल्टी खोल कर हैं, तो आपके सामने गांव का व्यक्ति खड़ा होकर के लगता है जैसे कोई बात कर, कोई बता रहा है, रोका हुआ आया है, तो कोई सीधे आंखों से कहा लगा रहा है। तो ये मतलब रचना के साथ आप देख सकते हैं जिसका जो उद्देश्य है, जिस तरह की चीज को लेकर वो आया है या आई है, उससे बात नहीं बनती। ये कविता के साथ भी होता है, नाटक के साथ भी होता है। लेकिन हाँ, ये भी समझने की बात है कि अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे नाटक, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आपको नाटक किए भी हाथ से मालूम है, ऐसा मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, नहीं बोलना, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आपने काफी अच्छा नाटक किया है। करते रहिए, नाटक करने से आप विश्वास भी आता है और हिम्मत भी मिलती है। हम और सूरज जी ने एक बार नाटक कर, एक मेरे पढ़ते रहता, उसका मौका नहीं मिला, लेकिन भी नाटक कर रहे हैं। तो खैर, तो नाटक जो है एक अलग तरह की विधा है। इसमें बाकी सारी तरह अलग तरह की, नाटक का एक अलग मतलब है। वो क्या मतलब है? पहला तो यह है इसमें लेखक महोदय अपनी ओर से कोई बात नहीं करते। जैसे आप उदाहरण पढ़ते हैं, लगता है लंबा लंबा नाटक लेक्चर दिया जा रहा है, कहानी पढ़ने को जब निकलेगा लंबा लंबा लेखक बोले जा रहा है। लेकिन नाटक में ये है नहीं है, जो करना है आपको पात्र के माध्यम से करना है। नाटक कार्य नहीं कर सकते, ऊपर की हमको माध्यम करना है थोड़ा, ऐसा नहीं होता। तो जो होगा वो संवाद के माध्यम से होगा, पहला। दूसरा कि नाटक का मतलब ये उस मंच पे चला जाएगा, मंच के बिना नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। और अगर नाटक देखने की प्रक्रिया पर विचार कीजिए तो नाटक ही एकमात्र ऐसी साहित्यिक विधा है जो सामूहिक है, अपने निर्माण में भी और अपने देखते जाने में। ऐसा कोई बकरा कल्पित नहीं कर सकते कि 50 आदमी या 100 आदमी बैठ करके या महिलाएं बैठ करके पूरा उपन्यास खोलना पड़ता है, ऐसा नहीं कर सकते। एक ऐसा माहौल हो सकता है जिसमें कि 200 या 500 व्यक्ति बैठ करके सरस्वती नाटक या सरगुज नाटक देख रहे हैं। एक तो ये बड़ा अंतर है कि हमेशा उस समूह में सामने आता है। इसके अलावा जैसे आप मान लीजिए नाटक पढ़ रहे हैं या शेखर भी पढ़ रहे हैं, आप भूल गए कि अच्छा ये कौन था, सरस्वती कौन थी, शेखर तो आप पन्ना पलटते हैं और लौट जाते हैं, देखते हैं सरस्वती दूसरी मान है। लेकिन नाटक में सीन निकल गया तो निकल गया, आपको अगर देखते हुए धमकी आ गई तो सीन को 3 कदम आगे बढ़ गया, अब आप उसको वापस नहीं कर सकते, है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपको हमेशा, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आप कोई भी नाटक उठा लीजिए, कालिदास का ले लीजिए, भास का ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद का ले लीजिए, गिरीश कर्नाड कन्नड़ के बहुत बढ़िया नाटक का, या फिर और दूसरे बादल सरकार के किसी भी मोहन राकेश को देखिए, सभी के नाटकों में आपको कहीं भी निर्देश जो है वो भूतकाल की क्रिया में नहीं है। जैसे
चंडुक प्रवेश करता है, तलवार चलाता है, मालविका आती है, अंबिका सामान इधर उधर करती है। इसका मतलब ये है कि नाटक हमेशा वर्तमान की चीज है, क्योंकि वो सामने देखा जाता है, चाहे वो कितना ही पुराना नाटक क्यों है। तो नाटक का भी कुछ विधाओं का भी कुछ अपना स्वभाव होता है। इसी तरह उपन्यास है, कहानी, कविता, डायरी, संस्मरण, विशुद्धता। और जैसे जैसे आप इतिहास आप पढ़ते हैं, इंग्लिश साहित्य इतिहास विधाओं का, उसमें आप देखेंगे कि आगे चल करके विधाओं में काफी आवाजाही होने लगी। ये जो हम दीवारें खड़ी कर देते हैं, ये शिक्षण भी करते हैं कि हिंदी का मतलब है बस हिंदी की दुनिया घूमते रहना, उसको दर्शन शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, समाज विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, या इतिहास वालों को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, बाकी दूसरी विधाओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप ध्यान दीजिएगा देखिए बहुत गहरा संबंध है, और ये विधाओं में काफी आवाज नहीं हुई। जैसे आजकल जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं उसमें अनेक तरह की विधाओं की आवाज आई हुई। जैसे उदाहरण आपको देते हैं, गया जिला वैसे भी गाली प्रसिद्ध जिला है, आम बोलचाल में लोग बिना गाली से बात ही नहीं करते, और बुरा नहीं है, अच्छा ही है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। तो काशीनाथ सिंह बनारस के लेखक हैं, उन्होंने उपन्यास लिखा है काफी काशी, ये हंस में छपा था। और राजेंद्र यादव ने इसको कहा कि ये तो कहानी तुम लिख रहे हो, लेकिन काशीनाथ सिंह का जोर कर रहे हैं ये कहानी कहीं से नहीं है, ये संस्मरण है या रिपोर्टाज है। तो जिस समय हंस में छपा हो तो छपता था कथा रिपोर्टाज के नाम से, और जब किताब के रूप में आया तो उपन्यास के रूप में आया। तो अब देखिए आप एक उपन्यास है लेकिन उसको रिपोर्टाज ही कहा जा रहा है, संस्मरण। तो देखिएगा तो लिखते हैं काशीनाथ सिंह जिनको यह संस्मरण वयस्कों के लिए और आगे और लिखते हैं। तो विधाओं में ऐसा नहीं है कि कविता का एक मतलब बना दिया गया वही मतलब होता है। अगर आप ये कह रहे हैं छंद में ही कविता लिखी जा सकती है तब कुछ होगा, या बिना छंद की कविता होगी, ऐसा भी नहीं। इसी तरह कहानी में, नाटक, तमाम जितनी विधाएं हैं, आलोचना में भी एक जमाने में खुला बड़ा बंद किया गया था। आप लोग तुलनात्मक आलोचना पढ़ते होंगे, देव बिहारी विवाद विधि हो रहा है, एक आदमी देव को कर रहा है महान कवि, दूसरा कर रहा है बिहारी महान कवि है, और काफी पकड़ा चल रहा है। आप अपने इतिहास लगा कि देव बिहारी का खत्ता जगह शुरू हो जाता है। तो आलोचना भी आलोचना भी है कि हम निर्णय ले रहे हैं। आलोचक ये कह नहीं सकता है कि हम एक निर्णय ले रहे हैं। आलोचक कभी कभी ये कह सकते हैं हमको ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप इससे सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये कुछ मोटा मोटी इसको कहते हैं परिक्रमा करना, वो मैंने आपके सामने किया। पता नहीं कितना ज्यादा आप बोर हुए कि आप जाएंगे, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपको तो नहीं होगी क्योंकि आप नहीं आए। तो इस बोरियत अगर आप पूरी हो तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, ज्यादा मेरे ऊपर भी है। और यहाँ पे रुकता हूँ, आप खुद से बोलिए अगर कोई सवाल हो मेरी इतनी पढ़तों के बाद, तो आपका स्वागत है। आप टिप्पणी करना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक विद्यार्थी को आए इनमें की क्या था, कोई गलत नहीं। जिनमें जिज्ञासा वो अपना जो भी मन पड़ता है, मैं नहीं कहता कि विद्वान की भाषा में आप प्रश्न पूछे, सामान्य भाषा में योगेश जी से पूछे, कोई भी। जैसे कि सर भी बहुत ही सामान्य भाषा में बात की है, कोई कहीं पे कोई जटिलता नहीं रही है, लेकिन इनके पास कोई सवाल? सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी सर अच्छी बातें पता चली। और सर एक सर प्रश्न सर बहुत दिनों से सर मुझे लगा था पूछना चाहिए कुछ सर से, लेकिन मैं पूछ नहीं रहा था। सर अभी का सर समाज जो है अभी हम देखेंगे तो सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का है,
और अभी का जो सर बाजारवादी जो सर व्यवस्था चल रहा है या फिर पूंजीवादी व्यवस्था यूँ कर सकते हैं, जो बाजार पर कहा है इधर, उसमें सर मुख्य रूप से देखा जाता है कि देखा जाता है कि जो भी उत्पाद को बेचना है या फिर लोगों तक पहुंचाना एक सबसे बड़े वर्ग के लिए वो उत्पादन करता है। तो अभी का समय सर युवाओं का सबसे बड़ा यहाँ वर्ग है। तो सर हिंदी साहित्य या फिर साहित्य किसी भाषाई साहित्य के लिए मुख्य रूप से हिंदी भाषा साहित्य के ऐसे कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करे साहित्य? क्योंकि सर जो साहित्य में बड़े ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं या फिर एक स्तर तक पहुंच चुके हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने छोटों को उसमें आकर्षित करें। क्योंकि सर अभी का समय देख रहे हैं जो साहित्य ले रहे हैं, हिंदी साहित्य ले रहे हैं, तो उनका सर मुख्य उद्देश्य होता है या तो कोई विशेष परीक्षाओं को उद्देश्य मान कर लिया जाता है या फिर सर उसमें देखा जाता है कि फेल कर रहे हैं या फिर थर्ड डिवीजन आए हैं तो मजबूरी में ले रहे हैं। सर मुख्य मेरा सर यहाँ पे मुझे बहुत महसूस हुआ है। तो सर ऐसा क्यों हो सकता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि वो इसे पढ़ेंगे साहित्य या फिर इसमें रचना करेंगे, क्योंकि वो तो मजबूरी में ले रहे हैं। तो सर साहित्य में ऐसे कौन से प्रयोग है कि हो रहे हैं बड़े बड़े रचनाकारों द्वारा या फिर इसमें जो बड़े पद पर उनके द्वारा? ना जी सर। शुक्रिया। देखिए आपने जो है कई सवाल पूछ लिए और इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई नुस्खा नहीं है। सर मूल से प्रश्न ये है कि साहित्य में क्या प्रयोग हो रहा है जो आकर्षित करे? ठीक है, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल पूछे हैं जो बार थोड़ा बहुत बता दे सकता हूँ, लेकिन बाकी जो आप पूछ रहे हैं नौजवानों में साहित्य में दिलचस्पी नहीं है या उनका प्रसार नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिसको आप दिलचस्पी कहते हैं, जिसको आप जुड़ाव कहते हैं, वो अचानक ही नहीं होता, उसके लिए पूरा वातावरण निर्मित किया जाता है। जैसे आप देखिए उदाहरण के लिए IPL का खेल होता है या और भी कोई खेल होता है, कितना प्रचार उस पर किया जाता है। साहित्य के हमारे पास प्रचार करना क्या है? बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए और उसमें भी कितनी पहुंच है लोगों तक, ये भी देखने की बात है। कितने लोगों तक सोशल मीडिया आदि पहुंचता, हालांकि वो ज्यादा पर्सनल मीडिया है, नाम उसका सोशल मीडिया वाले का दिया गया है, लेकिन फिर भी एक मंच है सोशल मीडिया जहाँ पे आप कुछ नया या कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजों पर जितना प्रचार किया जाता है, आप समाचार देखते हैं, टेलीविजन चैनल देखते हैं, तुरंत 5 मिनट के बाद एक ब्रेक आता है और उस पर प्रचार किया जाता है। कभी आप नहीं देखते कि ये किताब के बारे में ब्रेक आ जाए, यार ये किताब बहुत अच्छी निकली है, इसको भी जरा पढ़ के देखिए, नहीं कर सकते। प्रकाशक उस तरह से नहीं है। तो जब आपको पता ही नहीं रहेगा, जैसे आप देखिए, मैं बार बार कहता हूँ हमारे विश्व गया में या बिहार में ही देख लीजिए, गया नालंदा का रास्ता 3-4 मिनट विद्यालय है, लेकिन गया शहर में देखिए किताब की कोई अच्छी दुकान नहीं है। अगर आपको किताब लेनी तो पढ़ना चाहिए या ऑनलाइन मंगाइए, तो ऑनलाइन का खेल तो और ही अलग है। 100 रुपये की किताब होगी और 50 रुपये डिलीवरी चार्ज कीजिए, है ना। तो ये आपने सवाल पूछना है, वो पूरा एक परिवेश और पूरा जो हमारा ढांचा है उससे जुड़ा हुआ, उसको हम और आप एक झटके में नहीं बदल सकते। हमारा काम नहीं है कि हम साहित्य के बारे में क्लासरूम के बाहर भी बात कर सकें, क्योंकि देखिए कविता का या साहित्य, जब तक हम ये नहीं स्पष्ट कर पाएंगे कि साहित्य का हमारे दैनंदिन जीवन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि साहित्य भावनाओं के बारे में बात करते हैं, तो 24 घंटा तो हम भावनाओं में नहीं जीते हैं, तो साहित्य का बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन हम उसको ठीक से लोगों के सामने नहीं ले जाते और ना ही हम आसपास ले जाते, इसलिए दिक्कत है। आपने जो प्रयोग की बात की तो बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कई घटनाओं का मिश्रण किया जा रहा है, अलग अलग विषयों जो अब तक अलक्षित विषय हैं उस पर रचना लिखी जा रही है। ट्रांसजेंडर या ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, ट्रांसजेंडर के खराब व्यवहार करते हैं समाज में लोग, उनके बारे में कोई पत्रिकाएं निकाली गई हैं। ये मालूम है अलीगढ़ से एक पत्रिका निकलती है, पूरा विशेषांक निकाला उन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें। आप कथा उनकी छपी, मैं लक्ष्मी मैं जुड़ा, मणिप्रकाशन ने छापा उसको।
तो एक जो अलक्षित विषय हैं बहुत सारे वैसे लोग आ रहे हैं। आज हिंदी साहित्य में ऐसे तमाम लोग सक्रिय हैं जिनकी आवाजें पहले आपने कभी नहीं सुनी। मसलन औरतें, आज से 50 साल पहले अभी टिम्बर जी बताया गया कि कुंडल जी को एक पुरस्कार मिला है हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका। ये आज से 20 साल पहले नहीं सोच सकते कि गया शहर में कोई लड़की पढ़ रही है और उसको हंस तक पहुंचने में ही बड़ी समस्या होती। कहानी लिखती, पोस्ट करती, तो जब पोस्ट में ही मिला गया वो भारतीय डाक व्यवस्था का जो हाल है, पहुंची ही नहीं कहानी। तो ये एक तो तमाम तरह के लोग आज सर्वाधिक संख्या में हिंदी के रचनाकारों की अगर आप पीढ़ी निकालेंगे तो 80 साल का व्यक्ति भी लिख रहा है और 18 साल का नौजवान भी लिख रहा है, लिख रही है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ। दूसरा कि जैसा मैंने कहा कि अनेक क्षेत्रों से लोग आए, आदिवासी लोग आए हैं, दलित आए हैं, महिलाएं आई हैं, नौजवान आए हैं, अनेक तरह की रचनाएं कर रहे हैं और केवल वो कविता कहानी को ही नहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इससे अलग भी कथा संरचना के बारे में, आलोचना के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। एक तो ये है बहुत बड़ा वर्ग है हमारे पास, इतना ज्यादा मात्रा में पत्रिकाएं छप रही है, किताबें छप रही हैं। आप मतलब प्रकाशकों की संख्या देखिए, पिछले 10 वर्षों में हिंदी के प्रकाशकों की इतनी वृद्धि हुई है, इसका कोई बात नहीं। तो आखिरकार किताब छपी तो कहीं कहीं जा रही होगी, कोई ना कोई तो उसको खरीदता होगा। मान लिया ठीक है 100 किताब छपी, उसमें 20 ही पाठक खरीदे, 80 आप कहेंगे लाइब्रेरी में काम कर दिया, लेकिन 20 हर किताब के अलग अलग 20 पाठक। तो एक तो ये है। इसके साथ साथ ये है कि जैसे बहुत सारे जो हमारे लेखक हैं वो फिल्मों में लिख रहे हैं, सीरियल्स में लिख रहे हैं, कई सारे लोग, जैसे उदाहरण के लिए बोधिसत्व बहुत समकालीन हिंदी कविता के बहुत प्रमुख हस्ताक्षर हैं और उन्होंने कई सीरियल्स लिखा, दुर्गापुर में लिखा हूँ, लीला उपाध्याय वो भी समकालीन हिंदी तो लेखक बहुत अच्छे हैं, उपन्यासकार भी हैं, कवि भी हैं, उन्होंने भी कई सीरियल्स की पटकथा लिखी है। तो ये भी एक हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अनेक तरह के विषय, अनेक तरह के क्षेत्रों के आए हुए लोग, अलग अलग अस्मिताओं के लोग साहित्य लिख रहे हैं और इससे हमारा साहित्य बहुत समृद्ध हुआ है, बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि पुरानी कहानी है, वो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि की अगर आप देखिए, उनका एक संग्रह है सलाम, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। सलाम कहानी संग्रह आपको भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जातिगत भेद है और जो दलितों के साथ उत्पीड़न है उसकी बहुत जबरदस्त दास्तान है। जैसे उसमें कहानी 25 चौका 150, एक जमींदार या एक मालिक एक व्यक्ति को बता देता है कि 25 चौका 150 होता है, तो 150 रुपया देना। उसका बेटा पढ़ रहा है अपना पहाड़ा, ऐसे लोग पढ़ते हैं 25 चौका 100, तो बाप कहता है गलत तुमको मास्टर पढ़ाया नहीं, हमारे मालिक जो बोले 25 चौका 150 होगा, कहाँ पढ़ते, कौन पढ़ा रहा है तुमको? बैल की खाल उसमें कहानी, बैल की खाल कहानी आप कोई कहानी हिंदी में शायद की गई, एक अलग तरह की कहानी है, या दो बैलों की कथा अलग तरह की कहानी, वही महत्वपूर्ण कहानी है, लेकिन दो बैल की खाल कहानी बहुत ही अलग तरह की कहानी। तो अनेक तरह के प्रयोग किए गए और प्रयोग से ज्यादा अच्छा ये कि हमारा जो साहित्यिक नजरिया था, हमारा ध्यान पहले साहित्य में जिन जिन चीजों पर जाता था, जैसे मान लीजिए कि कमरा एक समाज है, तो पहले हो सकता है कि देखने वाले हमको देखें, आप लोगों को देखें, किस पे नजर देखते हो, लेकिन हो सकता है कि अब देखने वाला उसकी लाइट को भी देखे। अब हो सकता है कि उसको पता चला कि इसकी लाइट को लगाने के चक्कर में आज एक व्यक्ति को करंट लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, ये अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन लिखने वाला हो सकता है कि उसको पता चल गया और बिल्कुल अलग तरह की रचना लगता है। तो जो सामने सतह पे है उसी की बात अब नहीं की जाती, थोड़ा उसके पीछे भी देखते हैं, आगे क्या बाएं भी देखते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि साहित्यिक दुनिया बहुत विस्तार हुआ है। एक और बड़ा विस्तार ये है कि दुनिया के दूसरे देशों में लोग लिख रहे हैं, केवल मॉरिशस ही नहीं और फिजी और सूरीनाम ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही हैं और वहां के लोग रचनाएं हिंदी में लिख रहे हैं। तो बहुत विस्तार हुआ और दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी में शोध चल ही रहा है बहुत पुराने समय से। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, इसी से आप बात समझ जाएंगे, या दो उदाहरण ले लीजिए।
नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी के काल पद्मावत पे शोध कर, तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा। लेकिन किताब भी छोटी है, लेखक है थॉमस रूजेन और किताब का नाम है रूबी इंटरस्ट। क्या बात अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में नहीं लिखते, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो बहुत विस्तार हुआ है हिंदी की दुनिया का, ठीक है ना। और कोई ज्यादा ही विस्तार से बोले सर्वप्रथम तो योगेश सर को मैं अपने विभाग और अपने महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम सबों को की जाए, और आज बहुत कुछ नई बातें हम सबों को सीखने को मिली। सर मेरा मतलब सवाल एक मतलब अनुभव का है कि जैसे हम हिंदी से प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो एक जो समाज का देखने का नजरिया है, जैसे मुझसे कई लोग जब पूछते हैं कि आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, तो जब मैं बताता हूँ कि प्रतिष्ठा मेरी हिंदी है, तो बहुत लोगों की जो सोच है हिंदी के प्रति या साहित्य के प्रति, तो लोग कहते हैं कि ये साहित्य से ही क्यों कर रहे हो, हिंदी से ही क्यों कर रहे हो, किसी अलग विषय से क्यों नहीं कर रहे हो। और जबकि मैंने ये भी अनुभव किया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें अच्छी प्रतिभा है, मतलब उनमें काव्य प्रतिभा है, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, और अगर वो प्रयास करें तो एक अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, एक अच्छे कवि भी हो सकते हैं। तो हम अगर साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य पढ़ने के बाद हमारा जो एक समाज के प्रति है वो क्या दायित्व बनता है, और समाज में साहित्य को लेकर किस तरह से हम जागरूकता ला सकते हैं, ये सवाल उन्हीं की तरह का है। और मैं फिर कहूँगा कि इसका कोई नुस्खा नहीं है। इतना तो कर ही सकते हैं हम सब लोग कि हम सच को सच की तरह कर पाए, जो हमें सच लगता है उसको हम सच की तरह कर पाए। साहित्य का बुनियादी काम तो ये हमेशा ही करता है कि हमारे पास जो सच है हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो हमको सच लग रहा हो सच में सच कोई, ये भी है, संदेह भी करता है, साहित्य अपने को संदेह भी करता है। जरूरी कि हम लोग कह रहे हैं सच में सच है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है। तो आप और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पूछते हैं कि हिंदी, देखिए उसका कारण हिंदी नहीं है, उसका कारण पहले मैंने कहा कि व्यवस्था है। अगर आज सब जगह नौकरियों से लेकर के सब जगह अगर हिंदी साहित्य से सवाल पूछा जाने लगे, सबसे ज्यादा कंपटीशन में इतिहास से सवाल पूछा जाता है। इतिहास कोई खराब विषय नहीं है, लेकिन अगर हिंदी से कुछ नए सवाल पूछा जाने लगे तो सब रुचि बढ़ जाएगी। एक तात्कालिक कारण भी होता है, साहित्य की सेवा और समझना वो तो एक अलग बात है, लेकिन तात्कालिक कारण भी तो है कि परीक्षाओं में, बाकी रोजगार में कहाँ जो जगह है, जब भाषा के लिए जगह ही नहीं रहेगी उसके प्रति दिलचस्पी कहाँ से पैदा होगी। और इसका एक व्यापक जो असर पड़ता है वो ये पड़ता है कि हमारे हिंदी में, हमारी हिंदी जो भाषा है, साहित्य तो मोटा मोटी ठीक है, एक से एक रचनाकार अभी भी हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भाषा का एक ज्ञान वाला पहलू होता है, ज्ञान वाला पहलू का मतलब ये हुआ कि आज अंग्रेजी इतनी बड़ी भाषा क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े इतिहासकार काम कर रहे हैं, समाजशास्त्री काम कर रहे हैं, दार्शनिक काम कर रहे हैं। दुनिया की ज्ञान विज्ञान की कोई ऐसी चीज नहीं है जो अंग्रेजी में अनुदित न हुई। लेकिन हमारे पास हिंदी में अगर आज हम चाहें कि 5 ऐसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के समाजशास्त्री बताइए जो मूलतः हिंदी में काम कर रहे हैं, हम शायद नाम नहीं लेते। तो यही समस्या है कि हिंदी साहित्य की या कविता कहानी की भाषा तो बनी, लेकिन ज्ञान विज्ञान प्रशासन की भाषा नहीं बनी। अब ऐसी हिंदी लिखेंगे, अनुवाद करके ऐसा लगेगा समझ में नहीं आया। यूपीएससी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपीएससी में जो सवाल सेट किया जाता है उसका आसान बात करते हैं घटिया, तो उससे आसान तो वही लगती है, क्योंकि हम अनुवाद करने में हिंदी की प्रवृत्ति का ध्यान नहीं रखते। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, आप कई जगह देखते हैं काम चलता रहता है, तो क्या लिखा रहता है, यहाँ कार्य प्रगति पर है, ये रहता है ना। ये दरअसल हिंदी नहीं रही, ये द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस का अनुवाद है। हिंदी ये होती कि यहाँ काम जारी है या यहाँ काम चल रहा है,
यहाँ कार्य प्रगति पर इतना लंबा चौड़ा क्यों लिख रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है उसकी। आसान भाषा है, लिखिए कि यहाँ काम चल रहा है, सब लोग समझेंगे इसको। तो कहीं इसी तरह से मजाक बनाया गया, कहीं किसी पोस्ट में नहीं है कि ट्रेन का नाम लॉ पर कानूनी है, लेकिन लोग मजाक में करते हैं ना कि ट्रेन का मतलब शुद्ध हिंदी है। रिक्शा का कहीं हिंदी नहीं दी है पोस्ट में कि वाहन चालू रिक्शा, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो भाषा की कठिनाई है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने हिंदी को संस्कृत निष्ठ बहुत बनाया। अगर हम हिंदी को इसकी जो सहायक भाषाएं हैं उसके साथ न जोड़ कर रखते, बंगी के साथ भोजपुरी, अवधी, भाषा, जिसको हम बोलियां कहते हैं, जो कि गलत कहते हैं, ये सब स्वतंत्र भाषाएं हैं। और ये स्वतंत्र इस अर्थ में है कि ये हिंदी की सहयोगी भाषा है। जैसे गंगा में सारी नदियों का पानी आगे मिलता है, उसकी सहयोगी नदियों का, तो गंगा नदी थोड़ी हो जाती है। अगर गंडक मिलती है पटना में, तो गंडक नदी थोड़ी गंगा हो जाती है। उसी तरह से सब भाषाएं हैं, इन भाषाओं को हमने हिंदी के नाम पर, यानी खड़ी बड़ी हिंदी के नाम पर बिल्कुल ही अलग कर दिया। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप हिंदी नाटक का विकास पढ़ते हैं, उसमें बिहारी ठाकुर की कहीं चर्चा होती है? किसी नाटक के विकास की किताब बनाइए और उसमें अगर बिहारी ठाकुर का नाम हो तो बताइए नहीं मिलेगा। क्या मैथिली में सिर्फ विद्यापति ही कवि हुए हैं और कोई कवि नहीं बना है मैथिली में? तो क्यों हम विद्यापति को पढ़ाते हैं? और इससे भी बड़ा आश्चर्यजनक झूठ यह है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा मिलता है आपको कि ये परिभाषा के अंतिम कवि थे। मतलब इससे खतरनाक और इससे क्रूर बात हो ही नहीं सकती कि आप एक भाषा को कहिए कि सबसे अंतिम कवि यही है। या आज परिभाषा में चर्चा नहीं लिखी जा रही है, कहानी को नहीं लिखे जा रहे हैं, उनका तो कहीं नहीं हम शामिल करते। आधुनिक काल के बाद तो परिभाषा अवधि का कहीं नाम निशान नहीं है। तो ये सब नहीं समस्या है ना। तो आप जो बोल रहे हैं कि हिंदी से क्या हो सकता है और कैसे ये जारी हो सकती है, तो उसका कोई मतलब एकदम बिल्कुल कहिए कि बना बनाया आपको ढांचा बता दूं, मुझे नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात है कि पहले हमको हमारी संरचना समझनी है कि हम किस सामाजिक संरचना में काम कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं यहाँ पे हैं, तब जाकर के एक छोटा हम उसको हटाते हैं। ठीक है? और जरूरी नहीं है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जो कह रहा हूँ, उससे आप संतुष्टि हो जाएगी, आपकी अलग राय हो सकती है। ठीक है? और कोई इधर से सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी इसलिए कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हम सभी को उत्साहित करने के लिए अपना मूल समय आप दे रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि साहित्य की मूल शुरुआत कब से हुई है, कहाँ से हुई है? बहुत शुक्रिया। और ऐसा न कहिए कि हमने बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला है और आप बहुत आभारी हैं। आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला है। ऐसा नहीं है कि मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण है और आपका समय ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। इसलिए पहले ही मैंने कहा था कि बराबरी का प्रश्न नहीं, आपका समय कोई उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा या उनका है। आप ही समय निकाल के ही आए, ये वैसे ही एक बात है। और आप तो पूछ रहे हैं कि साहित्य की शुरुआत कब से हुई, तो इसका एक जवाब तो यही है कि जब से इंसान है। अलग अलग रूप हो सकता है, जरूरी नहीं कि लिखित साहित्य ही शुरू करो, मौखिक साहित्य भी हो सकता है। हमारे लोकगीत जितने हैं या लोक साहित्य जितना है सब मौखिक ही है। लोक साहित्य की सब पहचान हम कैसे करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि उसका कोई रचयिता हमारे पास नहीं, उसका कोई एकदम तयशुदा लेखक हमारे पास नहीं। तो साहित्य की शुरुआत वहीं से जब से इंसान की जिंदगी का पता चलता है। और अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि शुरुआती दौर में लोग समूह में बैठ करके शिकार करते हों या भोजन बनाते हों और वहां पे गाते बजाते हैं, तो भी एक साहित्य का रूप हो सकता है। उधर उधर बहुत बात की चीज है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब से इंसान है तब से साहित्य है।
व्यक्ति है जी जी बोलिए। इस सभा में उपस्थित समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम तथा समस्त मित्रों आप सबका हार्दिक अभिनंदन। सर मेरा प्रश्न ये है कि साहित्य में वर्तमान साहित्य में शोध के विषय में कुछ बताइए सर कि रिसर्च में क्या किया जाए, कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल शुरू का एक उपन्यास है राम करवानी, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो उससे उन्होंने लिखा है एमए पास करने के बाद और नौकरी मिलने के पहले जो काम किया जाता है उसको शोध कहते हैं। तो आमतौर पर हिंदी का जो शोध का भी दायरा है वो इसी तरह का है। ये भी अनिवार्य कर दी गई है नौकरी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो उसमें सब लोग शोध करते हैं। लेकिन अगर सच में शोध करना हो तो बहुत सारे अवसर हैं। जैसे आप अभी एमए पढ़ रहे हैं, आप एमए पढ़ते पढ़ते जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो अभी अवसर किया भी, आपके यहाँ भी किया होंगे। तो एक तो यह कि आप अगर जायज कर जाते हैं तो 5 साल आपको, या नेट जिसको आप कहते हैं, नेट में जायज होता है, तो 5 साल आपको सरकार पैसा देती है और 5 साल इतना पैसा देती है कि आप आराम से अपना, अगर 2 व्यक्ति भी है तो भी आपका जीवन चल जाएगा। जरूरी नहीं कि शादी के बाद ही 2 व्यक्ति हो, पहले भी 2 व्यक्ति हो गए, तो बुराई नहीं। तो ऐसा मतलब नहीं है। तो ये है कि आप एक कनेक्ट कर जा सकते हैं। दूसरा जहाँ तक विषय का सवाल है, तो विषय के बारे में है कि जिसमें आपको रुचि हो वही विषय चुनिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि साहित्य में नया और आज का अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि जो आज का है वही नया भी हो, कोई जरूरी नहीं। ये हिंदी की शोध की दुनिया में एक अलग तरह से बात करनी है कि जो आज का है वही नया है दरअसल। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप अगर एक विषय बनाए कि कबीर दास का ज्ञान और सूरदास का अनुभव, इस टाइप को नाम करके नाम तीन छोटी रिसर्च पर लिखना चाहते हैं, तो ये नया विषय होगा। कबीर दास के होने से ये विषय पुराना नहीं होगा। एक तो भारी दिक्कत है हमारे हिंदी शोध की दुनिया की, हम लोग समझते हैं कि जो आज का विषय है वही नया है, बाकी सब ऐसा दुनिया की किसी भाषा में नहीं होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, अगर आप अंग्रेजी प्रकाशकों को देखिए तो जैसे प्लेटो और अरस्तु बहुत पुराने दार्शनिक हैं, ईसा पूर्व के दार्शनिक हैं। आज भी अंग्रेजी में दुनिया के बड़े प्रकाशक उन पे शोध करते हैं, किताबें लिखते हैं और सबकी कोई उसको नहीं कहता कि आप इतना पुराना विषय उठाए काम करने के लिए। ये सब हिंदी में है कि अगर आप भक्ति काल के बारे में या आदि काल के बारे में कोई काम करना चाहें तो कहें एक बहुत पुराना विषय काम किया है, तो ऐसा नहीं। पहला। दूसरा ये है कि शोध विषय आप अपनी रुचि से लें और अपने प्रश्नों के जवाब के लिए लें। जैसे आप अगर पढ़ते हैं कोई विषय तो आपके भीतर कई तरह के सवाल हैं, कैसे आते हैं। जैसे मान लो आपने गोदाम पढ़ा तो आप हुआ क्या चाहिए, इसमें तो किसान है ही, तो हिंदी में और कॉर्पोरेट उपन्यास जिसमें किसान का चित्रण आया। अब यहाँ से देखिए आपका शोध शुरू हो गया। जैसे ही आप लोग सोचते हैं कि और कौन कौन उपन्यास जिसमें किसान का चित्रण किया गया है, तो यहाँ से आपका शोध शुरू हो गया। आप उसके लिए क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है कि सारा उपन्यास आप पढ़ने में बना नहीं सकते, तो आप हिंदी उपन्यास का इतिहास देखेंगे या विकास देखेंगे, उसमें फिर कुछ चीजें आपको मिलेंगी, 5 नाम मिलेगा, आपको 10 नाम मिलेगा, फिर उनको आप क्या करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छा पेंशन में ऐसे किसान का चित्रण किया है, वो कैसे किया, छोड़ देंगे। तो शोध को हवा बनाने की जरूरत नहीं है, यह क्या अपनी रुचि से काम करें। मेरा तो सही नहीं है। एक और प्रश्न है सर, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए सर हिंदी के बारे में कुछ बताइए। इसके लिए सबसे बड़ी व्यक्ति हमारे जीवन में, इनसे आप पूछिए
मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं है क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज कर नहीं दिया है। पाठ्यक्रम जरूर देखता रहा हूँ इनकी दोस्ती में और उससे बातचीत भी करता रहा हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा जो अब तक की जो मेरी ड्यूटी काम करती है, हालांकि मेरी ड्यूटी बहुत मोटी है मेरी तरह, लेकिन फिर भी कि सिविल सर्विसेज आपको नहीं मानता कि आप विद्वान बन गए हैं, ये नहीं कहता कि आप हिंदी के बहुत बड़े विद्वान बन के आइए हमारे पास नहीं, आप विषय का टू द पॉइंट ध्यान रखते हो अभी, बाकी इनसे संपर्क कीजिए, ये बताएंगे धन्यवाद। धन्यवाद आपको। जैसे हालांकि सर के द्वारा काफी कुछ सिविल सर्विस के बारे में बताया गया है और भैया को याद दिला दूं कि यहाँ पे बीएससी के लिए सर हम लोगों को पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन क्लास कॉलेज के अलावा और इसलिए ये जुड़े हुए भी हैं, तो बाकी समस्या का निवारण बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए। और मेरा एक बहुत साधारण सा प्रश्न है कि सर एक कवि बनने के लिए हमारे अंदर कैसी मानसिकता होनी चाहिए? इसके लिए भी आपसे कवि यही है, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ और भी शहर में जैसे हम गुरु है बहुत महत्वपूर्ण कवि है हमारे, उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछिएगा। तो मुझे लगता है कि इसका एक मैं तो अपने तरीके से जवाब दे सकूंगा क्योंकि मुझे कविता लिखने का कोई अभ्यास नहीं है, पढ़ने का थोड़ा बहुत है। तो इसमें दिनकर जी का एक प्रसंग है, दिनकर जी ने एक लिखा है शेक्सपियर पर, तो उसमें लिखा है कि कुछ कोई जहाँ से लेता है तो वहां से लेता है, यहाँ से विषय लेता है, वैसे करता है। तो उसमें अंतिम में कहते हैं कि देखिए साहित्य में दाल चावल तेल मसाला सब में जुटा देते हैं, लेकिन आग अपनी होनी चाहिए तभी कुछ नहीं बने। तो आप कविता में चाहते क्या है? आपके लिए कविता क्या है? आप क्यों कविता लिखना चाहते हैं? अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, हो सकता है कि बड़ों के साथी को इम्प्रेस कर रहा हूँ, दूसरा कारण हो सकता है कि आप छपना चाहते हो, अपना नाम देखना चाहते हो कि पत्रिका में आपको ये भी हो सकता है। तीसरा और भी हो सकता है आपको आपके पास ऐसी बात हो जो आपको लगे कि मैं नहीं कहूंगा तो इसको कोई कहेगा ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो आप खुद से पूछिए कि आप कविता लिखना ही क्यों चाहते हैं? आप नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब मैं आप ये नहीं करोगे नहीं लिखे, लेकिन ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप कविता क्यों लिखना चाहते हैं? खुद से पूछिए और उसके बाद आपकी तो एक बात और ध्यान रखिए, इतिहास पढ़िए सुन को, कविता क्या है तो उसमें आलेखी है कविता क्या है, उसमें मैं पंक्ति बता दे रहा हूँ, वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से ऊंचा होगा गान, मंडल पर नैनों से चुपचाप, वही होगी कवि का अंजाम। ये सारी बातें भी है। हाँ, ये सारी बात भी है और इसके साथ एक और बात है, मैं सर की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको आप ये न समझिए कि मैं इसी बात को ये कर रहा हूँ। एक हिंदी के कवि है रमाशंकर विद्रोही, वो उनका कोई जीते की कविता संग्रह नहीं छपा और वो प्रायः जेएनयू में ही ऐसे घूमते हुए कविता पढ़ते थे। अब कोई कविता उनके यूट्यूब पे आपको वीडियो में बहुत मिलेंगे, जैसे उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की कविता लिखी है। जैसे एक कविता उसमें है कि कहते हैं कि मैं आसमान में खान धो रहा हूँ, तो उसमें है कविता को बयान नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि इसे ये ऊपर पटा लगेगा, तो तुम अगर जमीन पे भगवान हो सकते हो तो मैं आसमान में खान क्यों नहीं हो सकता? तो उन पर एक किताब संपादित की गई है जिसका शीर्षक रखा गया है विद्रोही होगा हमारा कवि। तो ये जो यात्रा है कि विरोधी होगा कवि से लेकर के विद्रोही होगा कवि, ये दोनों सीधे साथ साथ चलती है। आमतौर पर हम समझते हैं कि सौंदर्य या अभिव्यक्ति और प्रतिरोध दोनों अलग अलग चीज है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं फिर आपको दिनकर जी का उदाहरण देता हूँ। दिनकर जी का एक फिल्म है कला के अर्थ नारीश्वर, उसमें उन्होंने
कहा है कि मैं कोई बात नहीं, आवाज कोई बात नहीं। तो दीपिका जी का एक लेखा चला गया नारीश्वर, उसमें इन्होंने सौंदर्य के कवि के रूप में रविंद्रनाथ और संघर्ष के कवि के रूप में इकबाल को चुना। इकबाल उर्दू के शायर थे, रविंद्रनाथ भगवान के महान कवि, नोबेल पुरस्कार मिला उनको, उपन्यासकार बहुत अच्छे। आप अगर अभी की जो भारत की स्थिति है, राष्ट्रवाद का रुझान है, इसमें अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पूरा उपन्यास जरूर पढ़िए। साहित्य अकादमी से छपता है, ज्यादा दाम भी नहीं है, 100-150 रुपये दाम होगा। आगे का किया हुआ अनुवाद है, बंगला सीधे हिंदी। तो रविंद्रनाथ और इकबाल को चुनते हैं वो, और कहते हैं कि मैं सौंदर्य के कवि के रूप में रविंद्रनाथ को और संघर्ष के रूप में। लेकिन ये बात भी वो बताते हैं कि दरअसल संघर्ष हम करते किस लिए, प्रतिरोध, विरोध, विद्रोह हम क्यों करते हैं? बेहतरी के लिए तो करते हैं। हमारा जो विद्रोह है, हमारा जो प्रतिरोध है, वो आखिर है किस लिए? एक बेहतर दुनिया के लिए चाहिए। मुक्तिबोध हिंदी के कवि यहाँ दे रहे हैं, बहुत से कविता क्या कहते हैं कि जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए, ठीक है ना? जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए, हमको कुछ अच्छा चाहिए, इसलिए हम प्रतिरोध या विरोध करते हैं, ठीक है? और कोई पूरा सन्नाटा आपको बोल, और कोई इधर से इधर सवाल पूछ नहीं सकते, बस कुछ भी सवाल नहीं, मत सोचिए कि क्या पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछिए। ये मत सोचिएगा कि आपका सवाल जो है वो गलत होगा कि सही होगा, बगल वाले लोग हंसेंगे, बाद में इतना बढ़िया सवाल पूछा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मन में पूछा कहाँ भाई कौन, कोई नहीं इधर बीच में, कोई नहीं पीछे। चलिए, हाँ बोलिए, बैठ के बोलिए। सर प्रथम बात, सर प्रथम तो आपको बहुत बहुत नमन, और आपके बोलने में जरूर प्रणाम, जिनके अनुभव से आज मैं कुछ नया सीखने का मौका प्रदान हुआ। सर आज मेरा सवाल है कि आज समाज में बहुत सारे अभिभावक को मतलब रहता है चिंता की उनके पुत्र पुत्री कुछ आगे जाकर कुछ अच्छा करेंगे, तो इसी वजह से वो जल्दी में कुछ अपने पुत्र पुत्री से मतलब कुछ अच्छा पोस्ट पर करवाना चाहते हैं। तो हम उनको कैसे कन्विंस करें, घर रखाएं कि कुछ अच्छा करने में कुछ समय को आवश्यकता होती है, जैसे जैसे पौधा को पेड़ बढ़ने के कुछ समय चाहिए, उनको कैसे धीरे बनना है। कहीं में ये समस्या तो लड़कों को ज्यादा देखिए, इसमें जो बात है ना वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये तो आपने कई शब्द इसमें कहे, अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, इसी पे थोड़ा ठहर के सोचना। अच्छा कौन तय? आप तय करेंगे, आपके अभिभावक तय करेंगे, आपके शिक्षक तय करेंगे, या ये सब मिल करके तय करेंगे? कैसे तय होगा? आपके लिए अच्छा क्या होगा? मैं कहूंगा कि आपके लिए अच्छा भी जाइए धूप में थोड़ी 5 घंटा, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि अच्छा तय करने का हक ही किसको है? ये तो मुमकिन का आपकी लड़कियों के साथ ज्यादा समझते हैं। यहाँ बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं हैं जो घर जाती होंगी तो खाना बनाती होंगी, लड़कों को तो ऐसा कोई काम करना नहीं, अकेले रहते हो तो खाना बना लेते हो, लेकिन अगर परिवार में रहते हो तो शायद ही खाना बनाना पड़ता हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं और लड़कियों को जिस तरह से आप आते हैं और हम आते हैं, जिस तरह से उनको अपने घर से लेकर कॉलेज तक जितना झेलना पड़ता है, जितनी नजरों का सामना करना पड़ता है, अलग अलग तरह की नजरें होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो वो तो हम नहीं झेलते। तो अच्छा कौन, किसके हिसाब से अच्छा हो? अच्छा का कोई एक तय शुदा पैमाना नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए जो अच्छा हो वही उनके लिए अच्छा हो या उनके लिए अच्छा हो। तो अच्छा कैसे तय होगा? अच्छा तय होगा आपकी परिस्थिति से। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपकी परिस्थिति नहीं है कि आप 5 वर्ष समय लगा सकते, या 7, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे कोर्स की बात, मान लीजिए नहीं कोई विद्यार्थी है, वो एमए करेगा या करेगी, पीएचडी में जाएगी, 5 साल पीएचडी करेगा या करेगी, जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद हो ही जाए, 2 साल और रख लीजिए, तो 7-8 साल क्या उसका समय है? क्या उसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है? और अगर आर्थिक स्थिति नहीं है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेगा, क्या करेगी? ठीक है ना?
तो ये बहुत सारी चीजें तय करती है। इसलिए हर का अच्छा अलग अलग होगा, हर का सच अलग अलग है। जो दिल्ली के कनाट प्लेस पे व्यक्ति है उसका जो सच है वो नया जिला के जो है फतेहपुर गांव का सच नहीं है, या बस्तर के गांव का सच नहीं है। तो सच भी एक तरह का नहीं है, अच्छा भी एक तरह का नहीं है, ठीक है ना। तो अपना अच्छा आप खुद ही तय अगर नहीं करें तो कम से कम विचार तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और कोई बहुत हद तक ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हाँ वो भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपकी जिद या आपका जो लगाव है। व्यक्तिगत एक अनुभव है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था 12th की बात बता रहा हूँ। एक लड़की ने मुझसे कहा कि सर मुझे आप मेरे गार्जियन से चलिए मिल लीजिएगा, मेरे पापा से मिलिएगा और मेरे पापा को समझाइएगा। अब मुझे क्यों बेटा क्या हो गया? सर मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, कुछ करना है और पापा के बिजनेस जब तक यहाँ हूँ तब तक पापा के बिजनेस में हाथ ही बटाना है। लेकिन मेरे पापा मुझे कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम दुकान पे जाके क्या करोगी? दुकान लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। और सर मुझे बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं पढ़ने के लिए, सर आप समझा दीजिएगा तो हो जाएगा। तो मैंने एक ही लाइन आंसर दिया, तुम विद्रोह करो। और कोई जवाब नहीं सुन रहा था मुझे, क्योंकि इनके पिता की जो मानसिकता थी उसे कोई बदल नहीं सकता है। और खुद को खड़ा कर सकती है तो खुद खड़ा कर सकती है, विद्रोह के अलावा कोई उपाय नहीं था। ये एक बात सही है। और इसके साथ ये भी है ना कि ये जो आप कह रहे हैं विद्रोह बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी विद्रोह की जो बाकी जो स्थितियां परिस्थितियां होंगी उसका भी विश्लेषण करने की क्षमता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप विद्रोह एक झटके में कर उसका फिर आप चारों खाने से हो जाए। वो चाहते थे कुछ तो ये भी मुश्किल है। तो लेकिन ये जरूर है कि आपको अपनी परिस्थिति का, अपने परिवेश का, अपनी क्षमता का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए और उससे हमेशा आपको जांच करते रहना चाहिए। पढ़ने का सीधा मतलब होता है पहले अपनी जांच करना। बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं, हम खास समुदाय में पैदा होते हैं, खास जगह में पैदा होते हैं, खास भाषा हमारी होती है, इन सब के बहुत सारे रिश्ते हमारे भीतर होते हैं और इनको बार बार हमको सोचना पड़ता है, उसको थोड़ा सोचना पड़ता है, तब जा करके जैसे आप देखिए हम लोग हंसी मजाक जो करते हैं, आप एक प्रयोग करके देखिएगा कि आप आज जाइए और सोचिए कि कौन कौन सी बातों पे आप हंसे थे, मजाक किन किन बातों पे हम करते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि मजाक किसी विरोधी होता है, किसी जाति विरोधी होता है, किसी क्षेत्र विरोधी होता है, किसी समुदाय के विरोधी होता है। ज्यादातर हंसी मजाक जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं ज्यादातर। जैसे अभी कोरोना बीता है, मैं एक बार देख रहा था कोरोना के दौरान कि किस तरह का मीम्स बनाया जाता है। तो बीच में लॉकडाउन था तो लोग कह रहे थे कि मर्द भी अब खाली बर्तन हो रहे हैं, तो उसमें पढ़े लिखों का बात लगा जो प्रोफेसर है वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं कि आज सश्रम कारावास के एक मामले या फिर इस तरह का देखा कि लॉकडाउन से चूल्ही घर में आई कमी क्योंकि महिलाएं बाहर निकल चुका। तो ये मान लिया गया कि चूल्ही घर में काम महिलाएं करती हैं, दूसरा कोई करता नहीं है। इसी तरह से इस कोरोना काल में मेकअप के सामान में आई गिरावट क्योंकि बाहर महिलाएं निकल नहीं रही, मेकअप कोई नहीं कर रहा। तो इसी तरह से एक सबसे अच्छा देखा था व्हाट्सएप की आदत को लेकर एक टैबलेट बनाया गया है जिसका शीर्षक है व्हाट्सएप की आदत छुड़ाएं। उस दिन में एक गोली खाए, महिलाएं दिन में 3 गोली खाएं क्योंकि वो ज्यादा व्हाट्सएप फ्री रहती है। तो ये सब कहाँ से आया? ये जो बनाया जा रहा है इसके पीछे एक भारी पूर्वग्रह काम कर रहा है। महिलाओं के बारे में जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है वो काम कर रहा है। अब अगर उस महिला को कहा जाए कि आपके लिए सही क्या है तो शायद दूसरा कुछ नहीं, ठीक है ना। आपको अपना ही चुनना पड़ेगा, दूसरा कोई सहायता। अभी मेरा सवाल तो नहीं रही है। सबसे पहले तो मेरे पास सवाल है, उससे पहले मैं उस भाई को कुछ बोलना चाहूंगी कि वो जो अच्छा बोल रहा है ना वो अच्छा हम ही को कदम कदम पे घर वालों को बताना पड़ता है। गार्जियन भी भरोसा नहीं
नहीं करते। अगर हम उनके सामने सिर्फ डंडा लगाएं कि हमको समय दीजिए, हमको अच्छा करना है, तो वो नहीं मानेंगे। बचपन से या एक निश्चित उम्र से हमको वो रिजल्ट उनको देना पड़ता है जिससे उनका विश्वास बने कि अगर वो समय देंगे तो वो समय जाया नहीं होगा। तो इसलिए विद्यार्थी उनका मूल कर्तव्य यही बनता है कि सही दिशा में मेहनत हो, ताकि गार्जियन भी मजबूर हो जाए आपको समय देने के। तो हर स्थिति में मेहनत तो हमें ही करनी है। और अब है मेरे सवाल की बारी। जैसे जो अंत जो हुआ है वो महिलाओं में हुआ है, तो अभी मैंने नया लिखना शुरू किया है। तो साहित्य पढ़ना ही मैंने 7 बार पढ़ लेती हूँ, मैं साहित्य भी पढ़ रही हूँ। उससे पहले मुझे साहित्य की कोई समझ नहीं थी, अभी भी बहुत कम समझ है, लेकिन जितनी है उसमें अगर मैं लिखती हूँ या पढ़ती हूँ तो मेरा पहला सवाल ये है कि साहित्य को पढ़ने से लेकर समझने तक में कल्पना का कितना महत्व होता है, लिखने तक में भी। अगर हम जो महसूस करते हैं अगर हम उनको हूबहू लिख देते हैं तो लगता है कि शामत आ जाएगी। पर्सनली सवाल उठने लगते हैं। साहित्य पढ़ते हुए भी हम अपने स्तर से कल्पना कर लेते हैं, लिखते हुए भी चीज़ों को जब हम लिखते हैं तो लगता है कि नहीं, अगर इसको ऐसे ना लिखिए, हम थोड़ा सा हेर फेर करते हैं, तो ये कहाँ तक सार्थक हो पाता है। तो क्या सार्थक होगा कि हम यथार्थ के साथ कल्पना का मेल करें, और अगर करें तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, तो यथार्थ कितनी हो कल्पना। इसका भी मेरे पास कोई उत्तर नहीं है कि आप कितना प्रतिशत यथार्थ लाएंगे और कितनी कल्पना बनाएंगे। लेकिन एक बात ये मैं कहूँगा कि ऐसी आप किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, हम जैसे कोई नहीं कर सकता, जिसका संबंध यथार्थ से बिल्कुल भी ना हो। ये असंभव है। अगर हम ये कल्पना करते हैं कि हम आकाश में उड़ पाते तो चिड़िया यथार्थ हमारे सामने है, तभी हम हवाई जहाज बना पाए। उड़ने की अगर कोई बात ही नहीं रहती तो शायद हम नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं सीधे सीधे लिख रहे, देखिए सीधे सीधे लिखने से एक मान लीजिए कि कोई आप कहानी लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं, आपने किसी जीवित व्यक्ति पे या किसी ऐसे किसी भी जो वास्तविक व्यक्ति है उसको आपने नाम दे दिया उसका, तो इससे क्या होगा? इससे वह व्यक्ति अगर होगा बहुत होगा आप दूसरा करेगा, लेकिन इससे अगर नाम नहीं मिलेगा तो उसको क्या फर्क होगा? नाम से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बात से फर्क पड़ता है। बात कौन कह रहा है, ऐसी बात कही जा रही है, इससे फर्क पड़ता है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हमारे समाज की समस्या है ये कि हम नाम वाले को, पद वाले को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर किसी विश्वविद्यालय में वही बात अगर चपरासी कहे तो कोई ध्यान नहीं देगा, और अगर वही बात कुलपति कहे तो कहेगा व्हाट एन यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो ये भी होता है। तो लेकिन जरूरी है कि आप सीधे बताइए, नहीं बता सकते हैं, क्या जरूरत है? मैं फिर सर का शेख आपको सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है जिसका बताने में जिक्र भी ना, ठीक है। इसलिए और जितना ज्यादा पढ़िए, जितने अलग तरह का साहित्य पढ़िए। हाँ सर, ये भी सवाल था मेरा दूसरा कि बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो गई है, कुछ किताबों के नाम से आप अपने स्तर से जो एक खास करके अब विद्यार्थी की हैसियत से और खास करके लड़कियों की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से कुछ किताबों के नाम हो जो दबे पड़े हो, क्योंकि मुझे पता है सर आप किताबें ढूंढ के रखते हैं। देखिए ऐसी सूची तो सबके पास होती है और आपके सभी शिक्षकों के पास होगी। आप मुझसे पूछने लड़कियों के प्रसंग में तो एक किताब तो जैसे सबसे पहली किताब तो यही है, मुझे जान चाहिए, पढ़ना चाहिए आप लोगों को। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, मुझे जान चाहिए। तो उसमें एक बहुत ही छोटे कस्बे की लड़की एक्टिंग करती है और फिर वो अपना पूरा हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाती है और बहुत ही अपने शर्तों पे अपना जीवन जीती है। मुझे जान चाहिए उपन्यास है। आप अगर एक जिंदगी का मतलब क्या होता है, जिंदगी कैसे आप देख सकते हैं, उसके लिए आप भी कहानी की आत्मकथा है आज की अपनी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आज की अतीत प्रकाशन ने छापा है, बहुत ही अच्छी किताब है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। और कृष्णा सोटकी महिलाओं को जरूर कृष्णा सोटकी को पढ़ना चाहिए। हो सकता है स्कूल में आपको लगे कि बहुत अटपटा है, बहुत भाषा समझ में नहीं आ रही है,
वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ कथा नहीं उस तरह से, लेकिन कृष्णा सोती के उपन्यास मित्रों मरजानी या सूरजमुखी अंधेरे के या है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी फिर अगर आप देखिए, अगर आप आलोचना की बात करेंगे तो हिंदी में बहुत सारी किताबें हैं, जैसे दुनिया भर में जो नारीवाद की पहली लेखिका मानी जाती है मेरी गोल्डस्मिथ, स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन, ये राजकोट प्रकाशन में पत्रिका छापी है। फिर जैसे एक किताब है उनकी जर्मन लीगर की बढ़िया स्त्री, तो भी आप पढ़ सकते हैं। निवेदिता मेनन की किताब है नारीवादी निगाह से, तो भी राजकोट में छापा है। अगर आप स्त्री चिंतन की बात कर रहे हैं तो दूसरी भाषाओं में जैसे उदाहरण के लिए माया एंजेलो बहुत महत्वपूर्ण बहुत ही उनकी बहुत शुद्ध कविता है, स्टिल आई राइट, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, आपको गूगल में मिल जाएगा, जबरदस्त कविता है। माया एंजेलो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन है। देखिए दुनिया भर में जिन्होंने मुक्ति को लेकर के, चाहे वो स्त्रियों की मुक्ति का प्रश्न हो, गैर स्रोतों का प्रश्न हो, दलितों का प्रश्न हो, नौजवानों का प्रश्न हो, उन साथ एक जो व्यापक हमारा सामाजिक सरोकार है उसको भी देखना चाहिए। साहित्य का सबसे बुनियादी काम है व्यापक सामाजिक सरोकार के साथ जोड़ना खुद को। साहित्य पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप भगवान की बहुत अच्छी व्याख्या कीजिए और किसान के बारे में कहिए कि हमको कुछ न बताइए, ये नहीं करना, ठीक है। ये सारी किताबें हिंदी में अगर आप कहिएगा तो जैसे कृष्णा सोती, आप उनको पढ़ सकती हैं। रोहिणी अग्रवाल आलोचक है, महिला आलोचक, उन्होंने हिंदी उपन्यासों पर बहुत अच्छे से विचार किया है। किताब का नाम है हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, और काफी अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा है अलग अलग। जरूरी नहीं कि सारी बातों से आप सहमत ही हों, लेकिन काफी अच्छा काम किया है। और भी महादेवी वर्मा की किताब है श्रृंखला की कड़ियाँ, तो वह ध्यान रखिए कि श्रृंखला की कड़ियाँ किताब जो दुनिया भर में नारीवादी लेखन के लिए जानी जाने वाली सिमोन de beauvoir की जो किताब है सेकंड सेक्स, जिसका हिंदी में अनुवाद आता है स्त्री उपेक्षिता, उससे पहले लिखी हुई किताब है। और श्रृंखला की कड़ियाँ मतलब हर वैसी स्त्री को पढ़ना चाहिए जो परिवर्तन का ख्याल रखती है, बहुत ही सामान्य भाषा में उन्होंने अपनी बात कही, ठीक है। अब तो नहीं होंगे सवाल किसी के पास? एक बात और, पढ़ने और लिखने वालों के लिए निर्भीक भी होना पड़ेगा। अब तथ्य को कथ्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए साहस होनी चाहिए, डरना नहीं है। डरना किससे? मैं हूं अकेला, मेरी अपनी पहचान है, मेरा अपना मूल्य है, हमको कौन कहां तक सहयोग करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हूं। सभी प्रश्न होता है वो है मान, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं सुन लिया, और थोड़ा सा जलपान आप लोग कर ले, पानी पी ले, बहुत सर ने आप लोगों को पकाया है, पूरी तरह सिद्ध हो गए, पूरी तरह सिद्ध हो गए होंगे, इसलिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे सामने विद्यार्थियों सब आज का दिन है कि विद्वान वक्ता हमारे पास है और बहुत उन्होंने अच्छा भाषण यहाँ पर दिया है, बहुत अच्छी चर्चा चली है। और ये साउथ बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, साहित्य के बारे में, साहित्य की समझ के बारे में, और साहित्य भाव को लेकर चलता है। साहित्य में सभी को लेकर चलने की शक्ति होती है, पूरे समाज को साथ लेकर चलने की शक्ति होती है।
साहित्य हमारा मार्गदर्शन करता है, साहित्यकार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भाषा के विभिन्न प्रयोगों के बारे में भी इन्होंने बहुत विस्तार से बताया है और उसके अलावा बहुत सारे लेखकों के, कवियों के परिचय देते हुए उनके उदाहरण से हमें बहुत कुछ बातें बताई हैं। इन्होंने अज्ञे का उदाहरण दिया, दिनकर का उदाहरण दिया, निराला का उदाहरण दिया और सभी चीज़ों से अपने बातों की दृष्टि दी। और हम लोग साहित्य के विषय में जानते हैं कि यह जिसके जो भरा नहीं है भावों से बल्कि जिसमें भाव है, भावों का होना जरूरी है, स्पंदन होना जरूरी है, संवेदना का होना जरूरी है, मानवीय मूल्यों का होना जरूरी है। तभी मनुष्य साहित्य पढ़ता है और उसको हृदयंगम करता है, साहित्य के बारे में सोचता है या कविता के बारे में लिखने की सोचता है या उसकी कविता उपजती है। बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, उनके साहित्य में हमने देखा है कि मानवीय मूल्य होते हैं, दया, प्रेम, सहिष्णुता, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना, इन्हीं सब भावों से साहित्य का निर्माण होता है। साहित्य समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम किस तरह से समाज में सामंजस्य बनाकर चले, इसी का नाम साहित्य है। तो इस तरह से भाषा के बारे में, साहित्य के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों को आज मिली और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी होंगी, नई बातें। और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जरूर नई बातों से ज्ञान दर्शन हुआ होगा, मार्गदर्शन हुआ होगा। और इसके लिए मैं डॉक्टर योगेश प्रताप शेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी शिक्षकगण का भी आभार जो इतने समय से यहाँ बैठकर सारी बातों को सुन रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों सबका बहुत बहुत धन्यवाद।